हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी तैयार कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10th कृषि विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम और आपके जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम्पिटेटिव एग्जाम इन द सेंस क्योंकि आप ही लोग आगे चल के जो है कंपटीशन में बैठेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी अगर आप आज से अच्छी तैयारी करेंगे तो आप आगे भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल धैर्य से पूरा कार्य करते रहना है और वीडियो को देखना है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हों, ठीक है, उन्हें तो जरूर नोट कर लेना है। जो आ रहे हो वो आप ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन जो आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें तो जरूर नोट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस करने को फ्री क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा आपको समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप आज ही टारगेट एक ले लीजिएगा कि आपको कितना करना है, ठीक है। मेरा आपसे वादा है, अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो है 90 प्लस करा दूंगा, आपका 90 प्लस। लेकिन आपको क्या रहना, कंटिन्यू रहना होगा बस, क्योंकि इसमें आपको एग्रीकल्चर की जो भी वैरायटीज होती है उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, वो सभी आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी आप पशुपालन का जो पार्ट हो वो भी आपको अच्छे तरीके से मैं कवर कराऊंगा सभी। अगर आप पुरानी वीडियो मेरी पड़ी होंगी वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। और काफ़ी बच्चों ने पिछली बार इसका लाभ भी उठाया था और उसने बहुत मजा भी किया था उसमें, क्योंकि पेपर भी अच्छे लेवल का पूछा था पिछली बार पेपर। आपका जो पेन वगैरह है और मिली बग वगैरह ये सब कहीं आपके बुक में नहीं था, उसको मैंने बताया था अच्छी तरीके से, वो क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो आप लोग भी एक बार भरोसा कर सकते हैं अपने भाई पर, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही आपसे कहेंगे कि आपको रेगुलर रहना होगा। आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेगी नहीं, 20 मिनट की वीडियो रहेगी, डेली आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप डेली देखते रहेंगे तो आप तब तक तैयार करवा दूंगा, तब तक आपके एमसीक्यू जो है वो आप आसानी से कर लेंगे और निश्चित कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग के बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा पेपर के जस्ट पहले, तब तक जो आपको एमसीक्यू में मैं इतना माहिर कर दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षरण अवरोधी फसल है। पहला ऑप्शन धान है, बी है आपका गेहूं, सी है मूंग, डी है जौ। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो क्षरण अवरोधी, पहले समझिए अवरोधी होती क्या है। क्षरण, क्षरण का मतलब होता है मिट्टी कटाव, ठीक है। मिट्टी के कटाव को रोकने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? अवरोधी। अवरोधी मतलब जो रोके, यानी कि मृदा कटाव को जो रोके, तो इसमें कौन सी रोकेगी? तुम्हें क्या लगता है? तो जो ऐसी फसल होनी चाहिए जो कि मिट्टी को पूरा ढक ले। जब वो ढक लेगी तभी तो मिट्टी कटाव को रोकेगी भाई। तो इसमें यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका मूंग हो जाएगा। मूंग क्या होती है? तो वो मिट्टी को ढक लेती है, यानी उसके जो उसकी लताएं होती हैं, उनकी पत्तियां होती है वो बड़ी होती है, वो पूरे ढक लेती है। अब जो है गेहूं, गेहूं क्या थोड़ी ढक लेती है, वो तो सीधा होता है, ठीक है, सीधा सा गेहूं होता है अपना, ठीक है, उसको नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर मूंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अम्लीय भूमि का पीएच होता है। जो अम्लीय भूमि, तो अम्लीय देखो, अब इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आई होप, मैं तो ये तो कह सकता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे। तो केमिस्ट्री में आप जब पढ़ते होंगे तो आप पीएच स्केल भी पढ़े होंगे, जिसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। तो पीएच स्केल में आपको ऐसे करके जो है 0 1 ऐसे करके आपको यहाँ तक 14 तक जो है आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14, ठीक है, ऐसे करके आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला 7 7, ये क्या होगा? उदासीन होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है। ये किसी से कोई मतलब नहीं रहता, चक्कर पकड़ ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, इधर उधर बिल्कुल शांत रहता है, न्यूट्रल भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? उदासीन होता है। बाकी जो होते हैं 7 के पहले वाले, ये जितने पहले वाले हैं, जैसे तुम इधर बढ़ोगे इस साइड में, जैसे मैंने एरो बनाया, जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे इनकी अम्लता जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इससे तुम जैसे इस साइड जाओगे, इस साइड का मतलब जैसे कि इधर दाएं साइड बाएं साइड जाओगे, सॉरी राइट साइड जाओगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? दाएं। जैसे जैसे दाएं जाओगे तो इसकी अम्लता बढ़े, जो आपकी क्षारीयता है वो बढ़ेगी। क्षारीयता मतलब कि ये हो जाएगी अम्लता, ठीक है, यानी एसिडिक। जैसे जैसे आपका जैसे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 0 है, ये क्या है? अम्लीय होती हैं।
ठीक है। अगर इतना पीएच होगा तो अम्लीय भूमि होगी, अगर इससे ऊपर होगा तो वो कैसी क्षारीय भूमि होगी, ठीक है। ये क्या उदासीन, अगर 7 होगी तो उदासीन होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप इधर घटते हुए क्रम में आएंगे, इधर आपको बढ़ते हुए क्रम में जाना है, उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाए 3 और 4, अगर एक सॉइल का पीएच 3 है, एक का 4 है, तो उसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय भूमि कौन सी होगी, तो आप कितनी क्या करेंगे, 3 करेंगे, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगी, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है फसलों के लिए कितना पीएच होना चाहिए जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे सुटेबल होता है, तो 6.5 से 7.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब जब आधा अम्लीय ले लेंगे, आधा जो है क्षारीय ले लेंगे, उसके बीच की स्थिति जो होगी वो सबसे सुटेबल होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बताओ। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका आंसर दे सकते, क्या हो जाएगा, ये 5 से कम होता है, सॉरी 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। जो मैंने इसमें पीएच बताया था, यहाँ तक इससे इससे जो है कम होगा क्या, अम्लीय भूमि होगी, इससे कम की जो होगी क्या होगी, अम्लीय भूमि होगी। नेक्स्ट है आपका, ऊसर भूमि को सुधारने के काम में लिया जाता है। तो ऊसर भूमि जो हो जाती है उसको सुधारने के लिए क्या काम में लिया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का किया जाता है, सोडियम किया जाता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा, जिप्सम। क्या, अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। सूत्र भी कभी कभी आएगा आपके एग्जाम्पल में, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होगा। नेक्स्ट आपका लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर जो हमारे सोडियम के जो लवण होते हैं उनकी गतिशीलता क्या होती है, ठीक है, उसमें कितना परसेंटेज गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसमें 4th नंबर में आपका हो जाएगा 3rd। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 15% से अधिक, ये कितना होना चाहिए, 15% से अधिक होना चाहिए। अब ये जो चोच है इधर रिप्रेजेंट कर रही बाहर की तरफ, ठीक है, ये क्या होता है बड़ा, ठीक है, यानी कि 15% से कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये विनिमयशील आप समझ गए कि लवणीय मृदा में होता क्या है, इसमें जब जो मृदा होती है उसके अंदर जो हमारे सोडियम होते हैं उनका परसेंटेज क्या है, उनका विनिमय परसेंटेज क्या है, उसी को हम बोलते हैं ESP। कभी कभी आपको ESP का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा या SP अधिक का दे दीजिएगा। तो इसमें आपको याद रखना है 15% से अधिक होना है, बस आपको इसको रट लेना है। 15% से अधिक क्या होता है, लवणीय मृदा में विनिमयशील, ये क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के बीज में कम से कम आंखें होती हैं। तो गन्ना जो होता है, गन्ने के जो सीड होते हैं जिसमें आपको सेट बोलते हो जिन्हें, उसमें कितनी आंखें होनी चाहिए। जो सेट्स होते हैं जैसे आप देखते होंगे ऐसे करके गन्ने जो होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इतना ऐसा सेट होता है, ठीक है, जो बोया जाता है, तो उसमें कितनी आंखें कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। कम से कम 3 तो हो ही, जैसे कि आपकी एक आंख हो जाएगी, एक ही, ठीक है। जो सेट होता है लगाने के लिए उसमें कम से कम 3 आंखें जरूर होनी चाहिए, ठीक है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रमुख कीट है। तो धान का प्रमुख कीट क्या हो जाएगा, तना छेदक होता है, दीमक होगा, माहू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गंधीवक, ठीक है, जिसे गंधीवक कहते हैं। बहुत मतलब अजीब टाइप का ये होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें है गंधी कीट किसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, गंधी कीट किसका से रिलेटेड हो जाएगा, आपका धान से हो जाएगा। माहू, माहू आप उसमें लगा सकते हैं जैसे कि जिनमें येलो कलर का फूल होता है, जिनमें येलो कलर का फूल होता है उसमें आप कह सकते हो क्या, माहू हो जाएगा, ठीक है। जैसे सरसों वगैरह है, आपको देखेंगे जितनी क्रूसीफेरी की कुल की होती है, सरसों है आपका, गोभी वगैरह है जिसमें फ्लावरिंग के लेकर करें, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको माहू देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका है, शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय है। तो शरदकालीन गन्ने की जो बुआई कब की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में की जाती है शरदकालीन, यानी कि जो जाड़े में जो बुआई की जाती है वो कब, सितंबर अक्टूबर में की जाती है शरदकालीन गन्ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ये, शरदकालीन गन्ने की बुआई की जाती है अक्टूबर। और एक आपसे पूछा जाएगा, अधसली गन्ने की बुआई कब की जाती है, तो ये जुलाई में की जाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, अधसली, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा कब की जाती है, तो ये आपको जुलाई में की जाती है, यानी कि आधा, यानी कि साल का आधा कहाँ होता है, जुलाई होता है, छठा महीना। तो ऐसे करके याद रखिएगा, अधसली यानी कि आधे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सूखा पड़ने का कारण है। सूखा पड़ने का कारण यानी उसको क्या कहेंगे, एक मतलब कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तो उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। सूखा पड़ने का कारण है तो उसे बोलेंगे अनावृष्टि। अना, अना मिस नहीं, वृष्टि मिस वर्षा,
वृष्टि मीन्स वर्षा, अना मीन्स नहीं, ठीक है। जो हिंदी में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो वैसे में ये आपका बनेगा सूखा नाम पड़ने वाले को क्या कहेंगे, आपका अनावृष्टि कहेंगे। नेक्स्ट है ओलावृष्टि, यानी जो आपके जो पत्थर गिरते हैं उन्हीं को बोलते हैं ओलावृष्टि, यानी ओला मीन्स पत्थर जो होते हैं, वृष्टि मीन्स बारिश। नेक्स्ट आपका हेजसियर का उपयोग होता है, तो इसका किसमें उपयोग किया जाता है, हेजसियर। आप लोग देखे होंगे कहीं गार्डन वगैरह में जाएंगे तो आपको मतलब ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको लाइन से जो पौधे लगे होंगे उनकी प्रॉपर जो है उनकी कटाई छटाई हुई होगी, ठीक है। मतलब एक डिजाइनदार बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव लगेंगे आपको, मतलब कहीं कोनिकल शेप बनेगा, कहीं आपको रोड साइड में जो है इतनी बड़ी जो है आपको हेज मिलेगी, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन ग्रीन जो है रोड के किनारे किनारे चारों तरफ मिलेगी, वो सब क्या है, हेज है। अब देखो उसे बोलते हैं हेज। अब उसको काटने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हेज सियर, उसे क्या बोलेंगे, हेज सियर, ठीक है, हेज सियर। तो इसमें क्या होगा, कटाई छटाई के लिए, बाढ़ की कटाई छटाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। मान लो सबके यहाँ ज़्यादा गुलाब तो लगा ही होगा, अब गुलाब का जो लगा है उसको काटने के लिए जो है हेजसियर का प्रयोग करते हैं। इसको इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे इसमें दोनों हैंडल लगे होते हैं, इस साइड में हैंडल होते हैं, यहाँ से पकड़कर ये आगे ब्लेड होती हैं, कैंची नुमा, यहाँ से कैंची नुमा, ऐसे ऐसे करते हैं, काटते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेसर का उपयोग होता है कटाई के लिए, बुआई के लिए, मड़ाई के लिए, सिंचाई के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते आप लोग। आप लोग तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो कंफ्यूज कैसे होंगे, क्योंकि ये सभी लोग आपने देखे होंगे थ्रेसर का प्रयोग क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थाला विधि में सिंचाई की जाती है। तो थाला विधि से किसमें सिंचाई की जाती है, उर्द में, चने में, आलू में, फल वृक्षों में। तो इंपॉर्टेंट है आपका, ये तो बहुत आसान, आप बता ही सकते हैं किसमें किया जाता है आपका थाला। थाला क्या है, जैसे कि आप ऐसे बनाते हैं थाला, ठीक है, इससे कनेक्टेड ये अगला होता है ऐसे, ठीक है, फिर अगला ऐसे होता है। अब एक पौधा यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा, तो यहाँ से आप लेके गए, या तो मान लो यहाँ की दूरी होगी, कोई दूरी 5 मीटर है, कुछ मीटर है, तो यहाँ से पानी, अब यहाँ पर पानी देने की क्या मतलब, कोई है नहीं, तो इसीलिए इसमें थाला बना दिया जाता है ताकि आपका डायरेक्ट पानी यहाँ पर जाए, यहाँ से यहाँ जाए। एक तो एक ये मेथड होता है, थाला में भी कई मेथड होते हैं, उसमें भी आप, जैसे ये आपका मेन चैनल हो गया, मेन चैनल से आप इधर गए, यहाँ पर कोई आपका पौधा लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ये आपका सब चैनल होगा, एक इस साइड में लगा होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि लाइन से लगे होते हैं ना सभी, तो ऐसे कर भी आपको देखे होंगे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर आप लोग डायग्राम बना लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो ये आपकी क्या होगी, थाला मेथड, ये आपकी क्या मेन चैनल हो गया, ये मेन चैनल हो गया, ठीक है, मुख्य जो है निकास, जहाँ से पानी आएगा नल से, ठीक है, ये आपका सब चैनल इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है, ये आपका थाला विधि होता है। तो फल वृक्षों में किया जाता है। नेक्स्ट आपका यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, जो यूरिया है उसमें कितने % नाइट्रोजन होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा। इसे याद कैसे रखना है, अगर आप किसान घर से हैं तो आप लोग जो है अभी गेहूं की बुआई होगी, ठीक है, उसमें भी आप लोग यूरिया डालेंगे, तो जब यूरिया की बोरी आप लाएंगे तो उस बोरी पर देखिएगा, उस पर लिखा होगा कि 46% जो है नाइट्रोजन इसमें होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉमनली मतलब कि प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है, याद नहीं करना है ये चीज़ें। अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है यूरिया। और इसमें यूरिया में कोई दूसरा नाइट्रोजन मतलब पोषक तत्व मिलता है तो कोई भी दूसरा कोई पोषक तत्व इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ जो है आपका यूरिया, जैसे कहें किसी DIP, DIP इसे डाया कहते हैं, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 2 तत्व मिलते हैं, एक तो नाइट्रोजन मिल जाता है, एक तो फास्फेट मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। 18% नाइट्रोजन मिल जाता है, 46% आपको फास्फेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकार से यूरिया में सिर्फ एक ही मिलता है सिंगल, वो भी क्या है, नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है, तो अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है, तो ये गन्ना और आलू में की जाती है। गन्ना और आलू, जब आलू आपका बोया, अब तो मान लो जैसे कि मशीन से बोया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आलू क्या थे, पहले फील्ड में लगा दिया जाते थे, उसके बाद में जब आलू निकल आते थे, ठीक है, तब उसमें जो है ऐसे नालियाँ चीरी जाती थी, ये तो अलग बात है। लेकिन जब जमता नहीं था आलू, ठीक है, तभी जो है अंदाजा लगाकर जो है ऊपर के, जैसे कि पपड़ी को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता, तो वो भी एक प्रकार से अंधी गुड़ाई थी। इसी प्रकार से अब मतलब कि आपका ये आलू में तो पहले होता था, ठीक है, अब तो हालांकि जो मशीनों से होता है, अब इसमें कोई जो आवश्यकता ही नहीं पड़ती ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन अब गन्ने में अभी भी किया जाता है इसमें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जैसे मतलब अंकुरण आने से पहले जो अब गन्ने को बो दिए, ठीक है, अंकुरण अभी आया नहीं है, अंकुरण मतलब बाहर निकल के आया नहीं है, ठीक है, सोइल से, और उसके ऊपर बारिश या हो जाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आप ऊपर जो है लेयर एक बन जाती है पूरी, ठीक है, मान लो तो हल्की बारिश हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, तो वो हार्ड हो जाएगी, तो उस तब जाके अंकुरण निकल नहीं पाता है, तो उसको निकलने में सहायता देने के लिए, ठीक है, सहायता जल्दी निकल आए,
तो इसीलिए ऊपर की जो पपड़ी होती है उसको तोड़ा जाता है, उसको हल्की हल्की गुड़ाई की जाती है। तो क्योंकि अंदाजा तो होता नहीं है कि नीचे कहाँ पर पौधा है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है अंधी गुड़ाई, ठीक है। अब अगर मास्टर साहब पूछे अंधी गुड़ाई क्या है कॉलेज में, तो आप तुरंत जवाब देना, ठीक है, खड़े होकर, कि अंधी गुड़ाई क्या होती है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके हम गुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो गन्ना और आलू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपको गन्ना इंपॉर्टेंट में याद रखना है, ठीक है। अगर आलू अलग हो ऑप्शन, गन्ना भी हो, तो वहाँ पर आपको गन्ना पहले चूज करना है, ठीक है। मूंगफली की किस्म है, चित्रा है, पूसा रूबी है, टाइप है, 59 है, तो इसमें क्या हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली की आपकी हो जाएगी चित्रा, मूंगफली चित्रा। मूंगफली कौन खाती है? चित्रा खाती है। मूंगफली कौन खाती है? चित्रा खाती है। कौन सी? टाइप 59 खाती है। कौन सी? टाइप 59 खाती है। मूंगफली का भी टाइप होता है, तो वो 59 वाला जो है कौन खाती है? चित्रा खाती है मूंगफली। पूसा रूबी ये किसकी है? ये आपकी हो जाएगी टमाटर की, रूबी टमाटर, ठीक है। पूसा रूबी, रूबी टमाटर, ठीक, रूबी टमाटर। तो ये जो आपके टमाटर की हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है गन्ने को किससे उपचारित करते हैं? तो जो गन्ना है उसको कैसे हम उपचारित करते हैं, कि उसका बीजोपचार कैसे करते हैं? तो इसमें आपका इसमें एरेटॉन से करते हैं, एग्लॉल से करते हैं, किसमें हो जाएगा? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका। एरेटॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एग्लॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था शायद, उसमें आलू में पूछा गया था बीजोपचार किससे करते हैं, किस केमिकल से, ठीक है, पिछली बार। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टमाटर की किस्म है। टमाटर की कौन सी किस्म है? पूसा रूबी आपको पहले ही बता दिए, रूपाली, पंतबहार, ये सभी आपकी हो जाएंगी किसकी? टमाटर की। पूसा रूबी भी है, रूपाली भी है, पंतबहार भी है, ठीक है। ये सभी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। अभी जितनी आपको मिल रही है याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, बाकी मैं इन सब की ट्रिक बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं पिछली बार भी बताया था, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आई थी, उन्हें याद भी हो जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनते हैं ना कि 4 वैरायटी नाम लिख दो, डायरेक्ट 4 वैरायटी। अगर किसी टमाटर की हैं, लौकी की हैं, सभी ऐसे करके पूछेगा कि 2 वैरायटियों के नाम लिख दो, तो बहुत आसान रह जाएगा आपको याद करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ से आप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व प्राथमिक है? तो इसमें प्राथमिक पोषक तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्राथमिक होते क्या है ये आपको पहले याद होना चाहिए। प्राथमिक क्या क्या होते हैं? तो NPK, ठीक है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। ये जो आपके 6 होते हैं, सॉरी, ये जो होते हैं 6 जो होते हैं आपके, इन्हें बोलते हैं माइक्रो 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 न्यूट्रिएंट, ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा इसे क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और बाकी जो होते हैं टोटल तो 17 होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसेंशियल जिसमें अनिवार्य जो होते हैं 17 होते हैं। 17वां कौन है? तो निकल है जो 17 नंबर का है। बाकी जो आपके ये हो गए कितनी? 6। बाकी जो बचे रेस्ट, वो आपके क्या हो जाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म जिसे बोलते हैं, एक माइक्रो एक माइक्रो, बाकी हो गए आपके माइक्रो, ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे। अब इसमें जो होते हैं ये वाले जो, ठीक है, माइक्रो के अंदर जो NPK होते हैं, नाना पार्टिकल, नाना पार्टिकल, ये क्या है? ये प्राइमरी है, क्या है? प्राथमिक, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक। नाना पार्टिकल इसको याद रखना है, नाना पार्टिकल, नाना पार्टिकल पहले नंबर पर, ठीक है, प्राथमिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके सेकेंडरी हो जाएंगे, यानी द्वितीय पोषक तत्व। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा माइक्रो माइक्रो नाम से, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। NPK, नाना पार्टिकल, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसमें आपको आप आसानी हो जाएगी, क्या होगा इसमें? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नाना पार्टिकल आपको बता ही दिए। बाकी ये जो बचे हुए ये है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएंगे। आप कम से 17 है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं ना आप लोगों में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आज के वीडियो में नहीं बताएं तो अगले में नहीं बताएंगे, आगे सब बताएंगे आपको, क्योंकि चैप्टर वाइज मुझे लेकर चलना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा पोषक तत्व द्वितीयक है, ठीक है। अब इसमें देखो द्वितीयक भी आ गया, और द्वितीयक आप आसानी से दे सकते हैं, कौन सा होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आपको पहले बताएं, ठीक है। बाकी आपको इसमें बताएंगे, नाना पार्टिकल मांगे मोहब्बत, ओल्ड लेडी से, ये सब ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी तरीके से सब याद रख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट तैयारी करना है, ना कि रट्टू तोता की तरीके से सब रटते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा उर्वरक पोटेशियम युक्त है? मतलब इसमें पोटेशियम पाई जाती है उसके साथ होता है, ठीक है। युक्त मतलब होता है उसके में पाई जाए, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया,
तो इसमें आपको पहले बता दिए यूरिया तो होती नहीं है, पोटेशियम सल्फेट होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को ही बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना। म्यूरेट ऑफ पोटाश किसे कहा जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड को कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा? KCl होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है पेपेन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पेपेन, 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 पेपेन यानी पपाया, इसको कोरिलेट करना। पेपेन यानी पपाया। जो आप लोग देखते होंगे कच्चा पपीता होता है, उसको जब काटेंगे हल्का सा जहां भी लग जाता है वो दूध निकलने लगता है। ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट जो इसमें फ्लूइड निकलता है, जो दूध निकलता है, उसे बोलते हैं पेपेन। वो क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि वो एक प्रकार से क्या होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, और आप लोग देखते होंगे पपीता को खाया जाता है किसमें? अगर किसी को डेंगू हो जाए, ठीक है, मलेरिया हो जाए, सब चीज़ों में जो है यूज किया जाता है, प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं। तो पेपेन एक प्रकार से जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, और दूध जो इसके अंदर होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आज से आपको भूलना नहीं है, पेपेन, पेपेन, पापाया, पापाया, पेपेन, ऐसे करके 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, कोरिलेट करना है आपको। ठीक है, पेक्टिन पाई जाती है, पेक्टिन किसमें पाई जाती है? तो आपकी अमरूद में सबसे ज़्यादा पेक्टिन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट है ये। पेक्टिन होता क्या है? पेक्टिन एक प्रकार से उसे कंपोनेंट है जो कि आपका क्या है, जो आप जेली बनाते हो, जेली जो आप कैंडी खाते हो, जेली खाते हो, उसमें जो है बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो पेक्टिन होता है। तो ये ज़्यादा नहीं होता, वो 1% पाया जाता है अमरूद में। तो इससे क्या है, आप बनाने में सहायता मिलती है उसको, जेली में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें? आपकी अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, पेक्टिन, बस इतना आपको याद रखना, पेक्टिन पाई जाती है तो अमरूद में पाई जाती है। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपसे मैं ये तो कह ही सकता हूँ, आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक। और आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है।